Hi, today I will talk about the history of the Uniform Civil Code in India. मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कब कब इंडिया में लाने की कोशिश की गई है. सो माई सेल्फ अहमद एंड वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल यूपीएससी नॉलेज नेटवर्क. तो चलिए सबसे पहला केस हम इसका देखते हैं. शाह बानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान केस 1985. तो चलिए हम समझते हैं कि पहले ये केस पूरा मामला था क्या. देखिए होता क्या है कि अहमद खान की शादी शाह बानो से होती है और काफी सालों के बाद क्या होता है कि खान ने उसे अपने घर से निकाल देते हैं. तो जब उनको अपने घर से खान ने निकाल दिया तो उसकी शाह बानो के पास 4 बच्चे थे. ठीक है. अब who will take care of her 4 children, है ना. for the maintenance she appealed in the district court. तो वो क्या होता है फॉर द मेंटेनेंस उसने अपील किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. तो देखिए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब हम जो लॉन्ग स्टोरी हम इसको शॉर्ट में डिटेल मतलब शॉर्ट में एकदम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट यू विल बी इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द टॉपिक. ठीक है. जो टॉपिक एसेंस है हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलाउड 25 रुपीज एज ए मेंटेनेंस बट 25 रुपीज वॉज नॉट इनफ. मतलब 25 रुपया एज ए मेंटेनेंस मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब अलाउ करता है शाहबानों को, बट 25 रुपया से उसमें भी कुछ होने वाला नहीं था. सो सी वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड सी वेंट टू द हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट अलाउड 179 रुपीज एज ए मेंटेनेंस. अब हाई कोर्ट में जब इन्होंने गई तो उनको वहां से अलाउ किया गया 189 रुपया, बट शी वाज आल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि खान गॉट डाइवोर्स टू द शाहबानो एट द एज ऑफ द 62. अब उसके बाद क्या होता है खान ने डाइवोर्स दे दिया शाहबानो को जिस समय शाहबानो का एज जो था वो 62 ईयर था. मतलब वो 62 साल की थी जब खान ने उसे डाइवोर्स दे दिया. बट द शाहबानो हैड 4 चिल्ड्रन. लेकिन शाहबानो के पास कितने थे? 4 बच्चे थे. अब होता है क्या है कि अकॉर्डिंग टू द शरीयत लॉ द वुमेन विल नॉट एंजॉय द मेंटेनेंस आफ्टर द डाइवोर्स. अब शरीयत एक्ट में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जिसके तहत यदि किसी मुस्लिम वुमेन को डाइवोर्स दिया जाता है तो उनको मेंटेनेंस दिया जाए. अब एक्चुअली होता क्या है कि एंड द सी हैड 4 चिल्ड्रन और उनके पास 4 बच्चे थे. सो who will be take care of her 4 children. So she finally went to the Supreme Court for asking the justice. अब उसके बाद क्या होता है कि वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं और न्याय के लिए. अब देखिए एक बात और यहाँ पे समझने वाली बात है कि शरीयत लॉ में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था जिसमें ऐसा लिखा हो कि डाइवोर्स के बाद कोई भी मेंटेनेंस मिलेगा. यही वो कारण था कि खान ने डाइवोर्स दे दिया और सोचा कि चलो मेंटेनेंस का जितना भी इशू है सारा इशू से ही हमको छुटकारा मिल जाएगा. ठीक है. तो चलिए हम समझते हैं कि व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड. देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट मुस्लिम पर्सनल लॉज कांट बी इंटरफेयर. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ से छेड़छाड़ नहीं कर सकते. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉज प्रोवाइडेड इम्यूनिटी फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंस एज वेल एज द जुडिशियरी. जैसा कि हमने बताया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को ऐसा इम्यूनिटी मतलब ऐसा सुरक्षा कवच दिया गया है जिसके तहत ना तो गवर्नमेंट और ना जुडिशियरी मतलब कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉज कांट बी इंटरफेयर. मुस्लिम पर्सनल लॉ से हम इंटरफेयर नहीं कर सकते. हाउएवर शाहबानो विल गेट राइट टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ से छेड़छाड़ नहीं कर सकते लेकिन शाहबानो को जो है राइट टू मेंटेनेंस मिलेगा अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी. यहाँ पे एक चीज याद करने वाली बात ये है या ये आप ये कह लीजिए कि शाहबानो केस का जो क्रिटिसिज्म है वो क्रिटिसिज्म ये है कि राइट टू मेंटेनेंस जो है ये सिविल लॉ के तहत आता है लेकिन पहली बार कोर्ट ने सिविल लॉ को क्रिमिनल लॉ के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया. ठीक है. मतलब कि जो राइट टू मेंटेनेंस है ये सिविल लॉ के तहत में आता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहबानो विल गेट द मेंटेनेंस अंडर section 125 of the CRPC. Remember that the CRPC deals with the criminal law. तो यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म ये कहा जाता है कि इंडिया में पहली बार जो सिविल लॉ है उसको क्रिमिनलाइज किया गया था. आप इस बात को याद रखिएगा. तो चलिए हम आगे जानते हैं कि सेक्शन 125 सीआरपीसी क्या कहता है. देखिए सेक्शन 125 सीआरपीसी सेज वाइफ चिल्ड्रन एंड parents have right to maintenance if they are dependent. तो सेक्शन 125 सीआरपीसी कहता है कि यदि वाइफ हो या बच्चे हो या माता पिता हो, है ना,
अगर वो आप पे डिपेंड है तो उनको अधिकार है राइट टू मेंटेनेंस का। एग्जांपल के तौर पर हम समझाते हैं कि जैसे कि सीआरपीसी कहता है कि यदि आपने अपने वाइफ को डाइवोर्स भी दे दिया है तो ये उनका राइट है कि आप उन्हें राइट टू मेंटेनेंस प्रोवाइड करें, ठीक है। जिससे कोई बच्चा है 12 साल 13 साल का, है ना, अब उस बच्चे का अधिकार है कि उसके माता पिता उसके मेंटेनेंस के खर्चे उठाएं, है ना, याद रखिएगा। जैसे कि अगर आपके माता पिता हैं, वो 65 ईयर्स या 75 ईयर्स ओल्ड है ना, और वो टोटली आप पे डिपेंड है कि आप उनका टेक केयर करेंगे, तो ये उनका अधिकार है कि आप उन्हें, है ना, राइट टू मेंटेनेंस का मतलब जो भी खर्च आता है आप उसको उठाएं, ये आपका अधिकार है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यू विल बुक अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या होता है कि वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू एड हियर, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट लॉस्ट हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटीज टू करेक्ट इनजस्टिस done to the Muslim women, because in this case Supreme Court said the Sahabano will get right to maintenance but not told all the Muslim women। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटीज को खो दिया जिसके थ्रू जो इनजस्टिस हुआ है मुस्लिम वुमेन के साथ उसको करेक्ट किया जा सके। ऐसा कैसे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहबानो विल गेट राइट टू मेंटेनेंस, कि शाहबानो को राइट टू मेंटेनेंस मिलेगा अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ऑल मुस्लिम वुमेन विल टेक, है ना, राइट टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये याद करना बहुत जरूरी आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो चलिए हम दूसरा केस जानते हैं जो कि है सरला मुडगल वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया। देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है कि मीना नाम की एक लेडीज रहती है ना, और तो मीना वाज मैरिड टू द जितेंद्र माथुर। तो मीना की शादी होती है जितेंद्र माथुर से, लेकिन होता क्या है कि आफ्टर सम टाइम माथुर फील इन लव विद समवन एल्स। अब होता क्या है कि माथुर साहब को किसी और से प्यार हो जाता है, एंड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट ही कांट मैरी विद समवन एल्स विदाउट गिविंग डिवोर्स टू मीना। और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत क्या है कि आप जब तक अपनी वाइफ को डाइवोर्स ना दे दें आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो मतलब कि माथुर साहब थे बहुत स्मार्ट थे, ये उनको छोड़ना भी नहीं चाहते थे और दूसरी शादी भी करना चाहते थे। तो माथुर साहब ने क्या किया कि माथुर कन्वर्टेड इनटू इस्लाम टू मैरी विद समवन एल्स। अब माथुर साहब ने किसी और से शादी करने के लिए इन्होंने हिंदू से अपना धर्म मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, मतलब कि ये हिंदू से मुस्लिम बन गए। अब देखिए अब ये क्यों बने, अब देखिए बिकॉज शरीयत एक्ट अलाउ पॉलीगेमी। देखिए शरीयत एक्ट में पॉलीगेमी को मतलब शरीयत एक्ट जो है पॉलीगेमी को अलाउ करता है। मतलब पॉलीगेमी मतलब क्या कि आप शादी एक शादी करें, दो शादी करें, तीन चार शादी कर सकते हैं अपनी पूरी लाइफ में, है ना। बट आई पर्सनली बिलीव कि जिंदगी में किसी एक का हाथ पकड़िए और पूरी जिंदगी निभा दीजिए। आई पर्सनली बिलीव एंड दिस इज माय ओपिनियन। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब एक्चुअली होता क्या है कि दिस केस वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है बाय द सरला मुडगल ऑन द बिहाफ ऑफ द मीना माथुर। अब देखिए मीना माथुर के बिहाफ पर ये सरला मुडगल जो है ये केस सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती है। तो चलिए हम ये जानते हैं कि सरला मुडगल कौन थी। देखिए सरला मुडगल वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द एनजीओ, है ना, एक एनजीओ था जिसका नाम कल्याणी था, उसकी ये प्रेसिडेंट थी। एंड दिस कल्याणी एनजीओ वाज वर्किंग फॉर द वुमेन राइट। और जो वुमेन के जो राइट है अधिकार है उनके लिए ये एनजीओ काम करता था, है ना। दैट्स व्हाई मतलब इन्होंने ये केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गए। उसके बाद क्या होता है चलिए हम जानते हैं। इस केस को चैलेंज किया गया था अंडर सेक्शन 494 आईपीसी के तहत इस केस को चैलेंज किया गया था, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये जानते हैं कि इस केस को जो चैलेंज किया गया था सेक्शन 494 आईपीसी के तहत इस केस को चैलेंज किया गया। तो पहले हम ये जानते हैं कि सेक्शन 494 आईपीसी क्या कहता है। देखिए सेक्शन 494 आईपीसी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी वाइफ को रहते हुए दूसरी शादी करता है तो सेक्शन 494 के तहत, है ना, वो शादी इलीगल माना जाएगा। इफ यू मैरी विद समवन एल्स विदाउट गिविंग डिवोर्स टू योर वाइफ then this marriage will be illegal under section 494 IPC, ठीक है। तो
यदि आप अपनी वाइफ को रहते हुए दूसरी शादी करते हैं तो वो दूसरी शादी को इलीगल माना जाएगा अंडर सेक्शन 494 आईपीसी के तहत। ठीक है, अब चलिए एक और प्रोविजन जानते हैं जिसके थ्रू इसको चैलेंज किया गया था। वो था सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। याद रखिएगा, सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत भी इस केस को चैलेंज किया गया था। तो चलिए हम जानते हैं कि सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या कहता है। देखिए, सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि जो दो व्यक्ति शादी कर रहे हैं, है ना, उसमें से किसी का भी पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, कहता है कि यदि शादी पहली बीवी के रहते हुए होती है तो वो शादी इनवैलिड हो जाएगी अंडर सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो चलिए हम जानते हैं कि व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द पर्सनल लॉज मस्ट नॉट मिसयूज फॉर द प्राइवेट गेन। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप पर्सनल लॉ को मिसयूज नहीं कर सकते हैं फॉर प्राइवेट गेन। मतलब ये कि आपने पहली शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत की और दूसरी शादी आप कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल एक्ट के तहत। ठीक है, उसके बाद दूसरा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट टू ब्रिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड रिमूव द डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन विद इन द पर्सनल लॉ। है ना, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को ये डायरेक्शन दिया, मतलब गवर्नमेंट से ये कहा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएं, है ना, और जो भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है पर्सनल लॉ के अंदर आप उसको हटाएं। तो फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड टू द गवर्नमेंट या डायरेक्टेड टू द स्टेट टू ब्रिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो याद रखिएगा, सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएं और जो भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है पर्सनल लॉ के अंदर आप उसे रिमूव करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।